दोस्तों नमस्कार। आप सभी के अपने खुद के मंच पर जिसका नाम मयूर जानी ऑफिशियल है और दूसरा मंच जो कि हमने गुजराती में शुरू किया है जिसका नाम द गुजरात रिपोर्ट है, दोनों पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों आज आप देख रहे हैं एम्बियंस जो है वो बिल्कुल अलग सा है, बैकग्राउंड बिल्कुल अलग है और हम आए हैं गुजरात के, न सिर्फ गुजरात के, देश के कद्दावर माने जाते हैं ऐसे एक नेता हैं, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री, यूपीए सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के भी जो है वो सीएलपी जिसको हम लोग कहते हैं, नेता विपक्ष सदन में रह चुके हैं। और ये सब तो पद हैं वो ठीक है, लेकिन जो व्यक्तित्व है वो बहुत बड़ा है, जिनका नाम है शंकर सिंह वाघेला साहब। आज हम उनसे मुलाकात करने आए और इसलिए आए हैं क्योंकि उन्होंने अब कुछ दिन पहले, 2 या 3 दिन पहले ही एक बड़ी घोषणा की। प्रजाशक्ति डेमोक्रेटिक पार्टी नाम की एक पार्टी जो उन्होंने पहले रजिस्टर करवाई थी, उनको एक तरह से पुनर्जीवित या तो नवचेतना उसमें जो है वो डाली है। और वो पार्टी गुजरात में आने वाले समय में जो स्थानीय इकाई के चुनाव है और बाकी और भी जो इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स होगा, उन सब में वो पार्टी बढ़ चढ़ कर जो है हिस्सा लेने वाली है। और एक तरह से ये कह सकते हैं कि उस दिन की हमने जो स्पीच सुनी थी वाघेला साहब की, तो लगा कि एक तरह से एक रणटंकार या तो हुंकार जो है वो उनकी ओर से काफ़ी लंबे अरसे के बाद सुनने में आया। तो हमने सोचा उनसे आज बात कर लेते हैं। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ साथी हैं राजेश ठाकर साहब, आप सब जानते हैं, गुजरात के वरिष्ठ पत्रकार हैं। और हमारे बिल्कुल सामने बैठे हैं शंकर सिंह वाघेला जी। तो आपका स्वागत करते हैं सर, आपने समय धन्यवाद। निकाला, थैंक यू वेरी मच। अब सवाल सबसे पहला सर, जो आम तौर पे ये तो पूछा ही जाता है, लेकिन हम थोड़ा उससे आगे पूछना चाहते हैं। बहुत सारे आपने घोषणा की, उसके बाद उस दिन हमने वो सभा भी कवर की थी, आपका प्रवचन भी हमने सुना, बहुत सारी बातें आपने उसमें की। पर एक जो आप पर हमेशा ये लगाया जाता है सवाल या निशान जो होता है कि शंकर सिंह जी जो है वो मौके की पॉलिटिक्स करते हैं, अपॉर्चुनिटी की पॉलिटिक्स करते हैं। वो जब जब ऐसा कोई मौका खड़ा हो जाता है तब वो बाहर आते हैं और फिर समहाउ किसी न किसी तरह से शायद वो बीजेपी को हेल्प करने की कोशिश करते हैं। ये लगातार आप पर बातें होती है। इसका अगर वंस एंड फॉर ऑल एकदम एकदम खुलासा हो जाए क्लियर करके, आप ये जो कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं? जब जनसंघ में हम गए, कांग्रेस का शासन था, जनसंघ तो था ही नहीं, तो क्यों गए उसमें? कांग्रेस में क्यों नहीं गए? बीजेपी जब हमने छोड़ी तो पूरा पावर था। क्यों छोड़ी? हम कांग्रेस में गए, कांग्रेस छोड़ी तब भी सत्ता के नज़दीक पहुंचने की पूरी क्षमता थी। अभी जो इलेक्शन गए 17 में तब, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो किसी के कहना का, किसी का लाइसेंस का, उसमें मैं कोई ज़्यादा, जिसकी कम समझ है, जो पॉलिटिकल, जिसको एनालिसिस का मालूम नहीं है कि ये क्या है, वो कहेंगे बी टीम सी टीम। पॉलिटिक्स में बी टीम सी टीम होता ही नहीं है। हर मौके पर अपने अपने हिसाब से लोग अपने हिसाब से पार्टी पसंद करते हैं। इनको लगता है कि ये पार्टी ठीक है, अपने अपने वजह होगी। मैं समझता हूँ कि गुजरात में बहुत बड़ा वैक्यूम, शून्यावकाश। बीजेपी जिसको मैं 25 साल से जानता रहा, कांग्रेस में भी 20 साल, इसके बाद भी प्रयोग किए, इसमें हमने हमारे स्वार्थ के लिए क्या किया, पर्सनल क्या मिल गया, मिलने का मौका था ऐसा अगर कोई कल्पना भी करे तो वही समय हमने छोड़ दिया। अगर पावर लल होते तो पावर के नज़दीक बीजेपी थी और कांग्रेस भी थी, लेकिन वो तो हम जनसंघ में इसका मतलब कि पावर लल नहीं है, इसको जो कहना है कहे। लेकिन गुजरात में जो हमने सुना और देखा, पूरे गुजरात में मैं घुमक्कड़ समझिए 18,000 गाँव से 17,000 गाँव में हम घूमे होंगे। जहाँ भी गए तो लोग पर्सनल जानते हैं। जानने के बाद राइटफुली कहते हैं कि बापू कुछ करिए, क्यों ये सरकार निकम्मी है, वो निकम्मा, ये है वो है। एक नहीं अनेक प्रश्न, वो प्रश्न में हमको लगता है कि इनकी बात सही है। और मैं समझता हूँ कि 30 साल की बीजेपी का शासन अति अति सर्वत्र वर्जते, ये अति इतना है। और अति का मतलब कि बीजेपी का 30 साल का शासन जिसमें कांग्रेस की मेहरबानी से ही रहा, ऐसा मैं कह सकता हूँ। कांग्रेस में 20 साल में रहा, बीजेपी को हटाकर कांग्रेस का शासन आए, इसके लिए पूरा होमवर्क करने के बावजूद भी आखिरी जब मौका आता तब बाजी बिगड़ जाती। तो हमने कहा कि भाई ये कहीं न कहीं मैच फिक्सिंग है इधर, और जो है
तो कांग्रेस में भी हमने छोड़ दिया। और अभी वैक्यूम का एक प्रेशर रहा लोगों का, कुछ करिए, तो पीपल पावर, प्रजाशक्ति और डेमोक्रेटिक पार्टी के हिसाब से प्रजा जो है वो मालिक है। राधनपुर में मैं कैंडिडेट था, इंडिपेंडेंट था, कोई पार्टी नहीं थी। तब मैंने कहा कि भाई प्रजा मेरी हाईकमांड है। अगर प्रजा मेरी हाईकमांड है तो लेट प्रजा रियलाइज कि हम रियली वो हाईकमांड है। और हाईकमांड है तो मैच फिक्सिंग वाले हैं। बीजेपी का हाईकमांड हो, कांग्रेस का हाईकमांड हो, वो अपने लिए पार्टी का यूज या मिसयूज करते हैं। पार्टी में रहकर पार्टी को हराना, तो पार्टी में क्यों है, जाओ ना उधर। एक ही पार्टी, सीनियर लोग, मैं ऐसे बात नहीं करता, मैं खुद हूँ उसका, मैं अनुभव हुआ है मेरे को। अगर बीजेपी के लोग ही बीजेपी को हराने के लिए, तो ऐसे लोग जिसके हाथ में हाईकमान मतलब पार्टी की कमान है, कांग्रेस के लोग कांग्रेस को हराने के लिए, ऐसे लोग को जिसके हाथ में ऑल इंडिया के हाईकमान की कमान है, लोग कहाँ जाएंगे, कार्यकर्ता कहाँ जाएंगे। बहुत बड़ा भरोसा होता है कि इनके हिसाब से ये पार्टी लाओ, वो पार्टी चली जाएगी। लेकिन वो पार्टी में अंदर मैच फिक्सिंग है, और मैच फिक्सिंग के हिसाब से मेरिट्स वाला कार्यकर्ता मर जाता है। और ये क्यों ऐसा करते हैं लोग, क्यों इनको पसंद करते हैं, इनको मैं सब इस एक्सपोज करने वाला हूँ। मैं डंके की चोट पर कहने वाला हूँ कि बीजेपी पार्टी भी अपने कार्यकर्ताओं का गला घोटने वाली पार्टी है। अपने मेरिट्स वाले कार्यकर्ताओं की पीठ के पीछे छुरा भौंकने वाले हाईकमांड है। कांग्रेस में भी ऐसा ही है। तो लोग कहाँ जाए, तो इनके लिए हमने कहा कि ये पार्टी जो है जिसमें हम अभी है, और हमारा अनुभव इतने साल का विरोध में हो या शासन में हो, बीजेपी में हो या कांग्रेस में हो या दोनों पार्टी में से इंडिपेंडेंट भी हो, खराब अनुभव हुआ है तो हमारे साथ मत आइए। लेकिन आपको लगता है कि बापू कहीं पर जो भी पोजीशन में थे, हम जब मिले, हमने हमारा प्रश्न कहा, हमारी बात कही, तकलीफ कही, तब हमारी वेदना कही, तो इनके पास उसका जवाब था, सांत्वना थी, हमको सहानुभूति या जो हो सके इतना काम करने की कोशिश की। यानी कि बापू का अनुभव खराब नहीं है। खराब नहीं है तो हाईकमांड आप है, आइए हमारे साथ, टेक द डिसीजन और लीडर बनिए। सरकार से डरिए मत। सरकार के लोग जहाँ भी होते हैं, पावर इनको डराता है सब जगह। तो ये पावर को हटाओ ना। आप तो पावर लाने में आपका ही रोल रहा है। वोटर्स ने ही पावर लाए, तो पावर को हटाने में वोटर्स ही पावर को हटा सकते हैं। तो जिसके हिसाब से आपने मालिक बनाए, वो मालिक लोग आपको मारते हैं, धमकाते हैं, डराते हैं, तो इनको आप हटाओ ना। इसलिए बी लीडर, जरूरत आने पर बी आर लीडर, ये मैं कहता हूँ सबको। जी, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं निवृत्ति की ज़िंदगी बहुत अच्छे से एंजॉय करता। आप इस आयु के अंदर जब जो है आपने, जैसे मयूर भाई ने कहा, सब कुछ भोग लिया है, कुछ बाकी नहीं है, ऐसी स्थिति के अंदर बार बार कोशिश करते हैं। आपने पहले जो जन विकल्प पार्टी हो या दूसरी तीसरी, जब जब भी प्रजा को तकलीफ हुई, कोरोना का वक्त हो, सारे वक्त जो है वो आपने अपने पॉलिटिकल होने का जो है वो फर्ज अदा की और लोगों के मुद्दों को उठाया यहाँ से। तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि जो बात बार बार की जा रही है कि भाई बहुत सवाल है गुजरात के अंदर, बहुत समस्याएं भी हैं। हम अभी अभी तो देख रहे हैं कि पूरी सरकार जैसे एक डमी सरकार चल रही है, एक समांतर सरकार है जो नकली लोग चला रहे हैं, जिसमें नकली कचेरियाँ बन रही है, नकली आईपीएस ऑफिसर बन रहे हैं, पीएम और सीएमओ तक जो है वो सारे नकली बन रहे हैं। ब्रिज गिर रहे हैं, लोग जो है वो आरोग्य की अब सुविधा के कारण मारे जा रहे हैं। ये डॉक्टर, नकली हॉस्पिटल, यानी बिल्कुल पूरी कभी कभी तो संदेह होता है कि सरकार के अंदर जो है वो असली से ज़्यादा नकली है कि नहीं है। लेकिन जो प्रजा है, वो प्रजा इन सवालों के साथ, इन समस्याओं के साथ विपक्ष को सपोर्ट नहीं करती या उनके साथ जुड़ती नहीं। तो क्या ये माना जाए कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, जो बहुत सालों से वो ईमानदारी से पार्टी को सत्ता में लाने की कोशिश करे, जो आपने मैच फिक्सिंग वाला सवाल, लेकिन जो नेताओं की मैच फिक्सिंग से जो परेशान कांग्रेस का कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के अंदर जिस प्रकार से मजदूर बनाने की एक कोशिश की जा रही है, एक बंधुआ मजदूर की तरफ कार्यकर्ताओं को ट्रीट किया जा रहा है, उनकी सुनी नहीं जा रही है, तो वो परेशान कार्यकर्ता है। और उनके साथ साथ ऐसे लोग कि जो लोग इस सत्ता को हटाना चाहते हैं लेकिन उनकी खुद की कोई आवाज़ नहीं, वो एक नायक को ढूंढते हैं, एक नेतृत्व को ढूंढते हैं कि जिसकी अम्ब्रेला के नीचे सारे लोग इकट्ठे हो। तो क्या आपकी ये योजना है कि कांग्रेस से भी बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़े, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं
वो आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, वो भी इस जो है आपका मंच है उसके साथ जुड़े, और जो प्रजा है उसकी आवाज़ बनने के लिए उनको सड़कों पर सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी दिखाई देती है, प्रजा दिखाई नहीं देती। तो जनता को आपके साथ सड़कों पर उतारने के लिए आपके पास क्या योजना है? अच्छा विश्लेषण है आपका। जो शुरू में कहा कि यहाँ जो नेचर, प्रकृति, तो ये हमने निवृत्ति के लिए यहाँ जगह हमने 95 में, और कुछ नहीं करना, बस पॉलिटिकल पार्टी जो भी थी हो गया हो गया। लेकिन उस समय जब ये मौका आया कि जिसके सामने, बीजेपी के सामने हम लड़ रहे थे, जो पार्टी हमने बनाई, और अनुभव ऐसे हुए कि ये तो मैक्स फिक्सर लोग हैं। कांग्रेस को फ़ायदा भले हो, लेकिन बीजेपी में हमारे साथीदार अगर हमारे से पावरफुल है, इनको पूरा करो। यही मेंटालिटी के हिसाब से वो पार्टी दिल्ली बहुमत में आई। तब हमने कहा कि भाई अभी तो रिटायरमेंट नहीं लेना है, और बाहर रिटायर होते हैं, बापू रिटायर नहीं होते, ऐसा गुजरात में हमारे। तो हम रिटायरमेंट तो नहीं होंगे, राजनीति करनी है, इसमें जो हो सके। जयप्रकाश नारायण जी, बिल्कुल अच्छा स्वास्थ्य नहीं था, फिर भी पूरे देश में घूमे और सत्ता परिवर्तन किया। हमको ये लगा कि लेट पीपल रियलाइज कि भाई आप जिस पार्टियों को भगवान समझते हैं, जिस पार्टी अपने मैनिफेस्टो के माध्यम से आपको ऐसे प्रोमिसेस देते हैं, बाबा यही पार्टी ऐसी, वो पार्टी किनके हाथ में है? जो पार्टी अपने साथियों को इनका गला घोंट कर, अपने साथियों को पीठ के पीछे छुरा मार कर, अपने साथी जो रेस में दौड़ते हैं इनको बीच में पैर आड़ा लगा के इनको पटक कर शासन के चक्कर में पहुंचते हैं, इनको आप पहचानिए। जो अपनी पार्टी के नहीं हुए वो वोटर के कैसे होंगे? ये प्रूव करने के लिए मैंने पार्टी बनाई है। हम जो पार्टी में थे, कभी भी जो भी पार्टी में थे, कभी भी एंटी पार्टी एक्टिविटी नहीं। अगर आपको कोई उम्मीदवार पसंद नहीं है तो घर रहिए, आप उसके एंटी प्रचार मत करिए, प्रो मत करिए तो एंटी मत करिए, और एंटी करनी है तो पार्टी में मत रहिए। जो पार्टी में आप रहते हैं वही पार्टी में, कांग्रेस हो बीजेपी को, मैं खुद दोनों पार्टी का नुमाइंदा था। कमभाग्य सद्भाग्य से वो गोधरा ही था। गोधरा में ही वीएचपी, यही आरएसएस, यही बजरंग दल, ये पूरे लोग वही बीजेपी के कार्यकर्ता के हिसाब से, जिसको संघ परिवार कहते हैं। तो संघ के परिवार कहने का कोई राइट ही नहीं है इनको, और परिवार के लोग ही परिवार के पीछे लग गए। कांग्रेस में भी ऐसा हुआ, वो भी गोधरा था। मैं ये समझता हूँ कि तो हम अगर पसंद नहीं तो हमको ना बोलिए ना, टिकट मत दीजिए, हमको नुमाइंदा मत बनाइए कि आप कैंडिडेट के लायक नहीं है, रहो साइड में। हम आपको अगर आपको पूरी प्रायोरिटी देने के बाद पूरे लोग एक मुंह से कहते हैं कि आगे बढ़ो, दूसरे मुंह से पैर खींचने की कोशिश करते हैं, डबल स्टैंडर्ड दोनों पार्टियों का। ये इस हिसाब से प्रजा को जो इतना भरोसा होता है पार्टियों के ऊपर, लीडर के ऊपर, तो मैं कहता हूँ कि ये लीडर चीटर लोग हैं, अपने लिए राजनीति में है, पब्लिक के लिए नहीं है। तो खुद की पार्टी तोड़ते हैं, खुद की पार्टी के हिसाब से दाहिने बाएं करते, तो पब्लिक इनके लिस्ट में कभी नहीं होती। तो लोग ये समझे कि भी जो अपना भला करेंगे तो हमारा भला का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस हिसाब से ये जो आपने कहा कि बीजेपी हो या कांग्रेस, हमने बीजेपी मतलब जनसंघ, जनता पार्टी 25 साल तक अपना खून पसीना एक करके गुजरात के गाँव में जा कर लोगों को नमस्ते करके, मेरिट्स वाले, जिनमें समाज में जिनका मान सम्मान हो, सोशल स्टेटस जिनका अच्छा हो, ऐसे लोग पार्टी में लाए। इनको हम पार्टी के एमएलए बनाए, एमपी बनाए, मंत्री बने, जो भी बने। लेकिन वो समाज में इनका मान था, वो अपने लिए नहीं आए राजनीति में। राजनीति में कुछ लेने के लिए नहीं आए, देने के लिए आए। और वो बीजेपी में जब पावर आया तो पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। वो पावर जिस हिसाब से केशु भाई को निकाले, जो भारतीय जनता पार्टी बनाने वाले थे हम, केशु भाई ने भी वो पार्टी छोड़ दी, हमने छोड़ दी, चिमन भाई शुक्ल ने छोड़ दी थी, काशीराम राणा ने छोड़ दी थी, सुरेश मेहता ने छोड़ दी थी। मतलब जो बीजेपी को अपना पूरा दिल समझते थे, वो दिल में इतना रात दिन एक करते, उसको धबक के रखने के लिए इतना काम किया, अपना घर बार परिवार सब छोड़कर। ये लोग, वो कोई लोग आज बीजेपी में नहीं है, इनको जानबूझकर हटाया गया। ऐसा ही मामला जब कांग्रेस भी शासन के नज़दीक पहुंचती है तो वो भी मेरिट्स वाले कार्यकर्ता हो, मेरा तेरा, इसमें मेरा तेरा नहीं होता है। अगर मेरा तेरा विद इन पार्टी है तो पब्लिक कहाँ होती है? तो
तो मैं प्रजा को कहना चाहता हूँ कि आप मालिक है, आप वोटर है, मतदार है। अगर मालिक है तो प्रूव योर सेल्फ का आप मालिक है। लोगों को, पार्टियों को लगने दीजिए कि ये लोग गलत है। जो जो आपके पीछे आपका ध्यान ही कोई नहीं रखता है। सपोज 30 साल से गुजरात में बीजेपी है, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, करप्शन क्यों है, ये जो आपने बताया कि आर्टिफिशियल कोर्ट, आर्टिफिशियल पुलिस, आर्टिफिशियल ईडी, ईडी, सीडी, सीएमओ, पीएमओ, दुनिया भर का ये लोग आर्टिफिशियल रहे। हॉस्पिटल आर्टिफिशियल बने, डॉक्टर बने, दवाई बने, लेकिन मरेगा कॉमन मैन। वो मतदार वोटर मरेगा जो वोटर ने सरकार बनाई। जिस सरकार ने आर्टिफिशियल चलने दिया, शासन का कोई कंट्रोल नहीं रहा। देयर इज नो एडमिनिस्ट्रेशन एट ऑल। अटल जी का अभी 25 इनका जन्मदिन गया और सुशासन, कहाँ सुशासन है, ये तो दुशासन है। सुशासन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, जहाँ कोई कंट्रोल ही नहीं है किसी का। और लोग मरे, चाहे ब्रिज टूटे मरे, पानी में मरे, आग में मरे, ये मरे, वो मरे, कोई फर्क नहीं पड़ता है बीजेपी को। इनको कुछ नहीं करना है, सिवा टाइम पास करना है। तो मैं उस वोटर को कहना चाहता हूँ कि मेहरबानी करके, आपको अति हो गया हो बीजेपी का शासन का और कांग्रेस में भरोसा ना हो। और भरोसा इसलिए ना हो कि कांग्रेस को वोट देने के बाद भी पूरे के पूरे लोग, सीनियर लोग भी चले जाते हैं बीजेपी में, तो आपके वोट खराब हो जाते हैं। तो कांग्रेस को भी वोट नहीं देना है। बीजेपी से आप नाखुश है, आप सुशासन चाहिए। देयर इज नो एडमिनिस्ट्रेशन एट ऑल, कोई शासन वहीवट है नहीं। तो आइए हमारे पास अच्छे लोगों को, हम चीटर लोगों को प्रायोरिटी नहीं देंगे। लोगों को दुखी करने वाले लोग वहाँ दुखी करेंगे, हमारे पास आएंगे तो दुखी करने वाले लोग फिर दुखी करेंगे। हम चीटर लोगों को माफ़ करेंगे, बदमाश लोगों को माफ़ करेंगे। और बीजेपी के लोग, बुटलेगर हो, रैप करने वाला हो, गुंडा हो, नालायक हो, उनको स्टेज पर खेस पहनाते अपना, और स्पॉन्जी स्कीम वाले लुटेरे लोग हो, टोपी बीजेपी की पहनाएंगे और बाजार में टोपी और खेस पहनकर जाएगा, दम छाटेगा, अधिकारी भी उसको साष्टांग दंडवत करेंगे। ये क्या है? पार्टी को क्या कमी है? ये कैडर बेस्ड पार्टी है? ये आरएसएस की नस्यत ये है? सत्ता हमारे लिए साधन है, साध्य नहीं, साध्य ही है। मतलब पूरा खत्म हो गया आइडियोलॉजी इनकी। इस हिसाब से कांग्रेस या बीजेपी के अच्छे लोग होंगे। इसके अलावा जो पब्लिक लाइफ में आना चाहते हैं, जिनको कुछ करना है, देना है पब्लिक लाइफ को, लेने के लिए नहीं, लेने के लिए आना है तो मत आइए। हम पार्टी को, गुजरात की जनता को देने के लिए राजनीति में आए। हम क्वालिफाइड पॉलिटिशियन है और हम मतलब डबला कूटने वाले जो है, तो हमारी कॉमर्शियल वैल्यू, जैसे मैं आई एम एमए विथ इकोनॉमिक्स, तो बाजार वैल्यू मेरी 25-30 हज़ार की तनख्वाह तो कोई भी दे सके। वो सब छोड़कर इस पार्टी प्रजा को सुखी करने के लिए, देने के लिए आए थे। और देने के लिए तो अलग सवाल है अभी। इस हिसाब से प्रजा को मैं कहूँगा कि अगर आपको लगता है कि बापू बीजेपी में थे फिर भी आपका अच्छा काम किया है, आरजेपी कांग्रेस की मिली हमारी सरकार जो थी, टनाटन गवर्नमेंट 96-97 में हिस्टोरिकल इवेंट्स में लोगों का जो काम किया है वो हो, हम कांग्रेस में थे, लीडर ऑपोजिशन, या भारत सरकार में जहाँ जो टेक्सटाइल मिनिस्टर है, किसानों का हो, चाहे वो वीवर हो, मजदूर हो, मिल मालिक हो, जो भी इसका काम किया, ऐसा आपको लगता है कि जहाँ भी हम थे आपके लिए थे, तो फिर सोचिए कि अगर आप दुखी है सब जगह, तो फिर से आइए हमारे पास, मिलकर काम करें और नया परिवर्तन, नई दुनिया, नई दिशा, नई सोच, नई लीडरशिप, नया हाईकमान। इसके साथ मतलब आप हाईकमान, ये गवर्नमेंट हाईकमान का मतलब है डेमोक्रेसी में फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। आप पीपल होते ही नहीं है। मैं पीपल को कहता हूँ कि हवा पीपल पावर, ये प्रजाशक्ति, आप पावरफुल है, आप पीपल पावर है आपके पास, उसका उपयोग करिए, परिवर्तन करिए। निकम्मे लोग हैं निकालिए, अच्छे लोग लाइए। और लाने के लिए जो हम मौका देंगे इनको, पूरे गुजरात में घूम घाम करके जितना भी हो सके। आखिरी में, क्योंकि हमको कुछ लेना नहीं है, ये रिटायरमेंट के लिए बनाया हुआ था नेचर के साथ। यहाँ कौवे है, पोपट है, मोर है, 25 प्रकार की चकलिए है, दुनिया भर का, नेवले है, सांप भी है, गाय है, काकरेज है, मतलब पपीता है, आम के झाड़ है, नींबू है, सब कुछ। तो ये सब छोड़कर हम लोगों के बीच जाएंगे कि आपका परिवार, आपका बच्चा, आपके फादर, आपके मदर वो दुखी है, तो इनके पास सुशासन हमने दिया था कल, जहाँ थे वहाँ फिर ऐसा शासन लाना है तो बी विथ अस, बी बोल्ड और डरिए मत। मोरारजी देसाई ने इमरजेंसी में निर्भय बनिए,
फिर यही इमरजेंसी गुजरात में ऐसा मानकर आप चलिए, निर्भर बनिए। कोई भी हैरान करता है तो बापू बैठे आधी रात को, आइए हमारे पास, हमारी टीम पहुंच जाएगी आपके पास, जहां भी आप होंगे वहां, आप चिंता मत करिए। सरकार हो, गुंडे हो, बदमाश हो, कोई भी हो, तो निर्भर बनिए, लीडर बनिए, और आपका आवाज़, आपका वोट परिवर्तन के लिए जब भी मौका आता है तब हम, हमारे पर भरोसा है तो हमारे साथ दीजिए और रहिए। बाबू बहुत खुल के आपने बताया। मैं इससे एक मेरा सवाल है और मैं चाहता हूं कि आप इसका भी जो है खुल के एक बार हमारे दर्शकों को बता। देश की जनता सुनना चाहती है। ये जो आप मैच फिक्सिंग की बात करते हैं, ये मैच फिक्सिंग बीजेपी और कांग्रेस के बीच में हम भी देखते आ रहे हैं इतने सालों से। आप अगर बता दें एक बार, किस किस कौन कौन के बीच, मतलब कौन है वो 2 व्यक्ति या 3 व्यक्ति जिसके बीच में ये मैच फिक्सिंग है, ये बता दें आज एक बार खुल के। देखिए, ये जो है ना, नाम देना, किसी को नेम करना, वो अच्छा नहीं है। गुजरात में 3 बाई इलेक्शन थे असेंबली में, केशुभाई पटेल मुख्यमंत्री थे, तीनों की तीनों सीटें कांग्रेस जीते, और केशुभाई का खराब दिखे इसलिए बीजेपी हारे। ऐसा प्लानिंग, कॉन्स्पिरसी बीजेपी के सीनियर लोगों को केशुभाई का खराब दिखाने के लिए किया था, वो प्रूव्ड है। ये आरएसएस वालों को उस समय सोचना चाहिए कि ये बदमाशी विद इन पार्टी कहाँ से हो रही है और क्या हो रही है, तो क्यों पार्टी में है। कांग्रेस को जीता रहा है तो जाइए कांग्रेस में, ऐसे ही कांग्रेस में हम जहाँ भी थे वहाँ इनको हराओ। ठीक है, कांग्रेस एक डेमोक्रेसी, रियल डेमोक्रेसी अगर कहीं है तो कांग्रेस में है। स्वतंत्र पार्टीवाद भी चलता है, साम्यवादी भी चलता है, मतलब करोड़पति भी चलेगा, मिल मजदूर भी चलेगा, इसी कांग्रेस है। कांग्रेस ओपन है। गांधी जी के समय 2 फैक्शन, मवार गवार जो भी है, मतलब इस हिसाब से यहाँ ग्रुप है ऑफिशियली मान्य किए हुए। अभी शशि थरूर खड़े थे पार्टी प्रेसिडेंट में, तो कोई बड़ा दुश्मन नहीं माना इन्होंने। ये कांग्रेस को तो एक ओपन पार्टी है, इस हिसाब से कांग्रेस में विरोध करना भी सामान्य है। यहाँ चिमन पटेल जो थे, इनका विरोध पार्टी में जब भी घनश्याम उजाला आएगी ये होता रहता है। इसलिए गुजरात की प्रजा को या वोटर को मैं कहना चाहता हूँ कि आपको जिंदा रहना है, सही ढंग से रहना है, परिवार के साथ रहना है, शांति से रहना है। ये जो बनावटी, आप फेक जिसको कहते हैं, बनावटी दवाई, डॉक्टर, हॉस्पिटल, लोग, पैसे, पुलिस वाला, प्रोफेसर, कोई भी, मतलब जहाँ भी हाथ मारेंगे वहाँ आपको फेक मिलेगा, तो आपका लाइफ फेक हो गया। फेक हो, सफरर कॉमन मैन होता है। डॉक्टर बनावटी है कोई बात नहीं, लेकिन उसकी दवाई से मैं मर जाऊंगा, बीजेपी नहीं मरेगी। तो किसने चलने दिया? बीजेपी ने चलने दिया। गवर्नमेंट इनकी है, कंट्रोल नहीं है इनका। ये जो चीज़ है ना, इसलिए आप समझिए कि मौत आपका है, आपका परिवार का है। एजुकेशन में गड़बड़ है तो आपका बच्चा जो पढ़ता है उसकी कैरियर का बहुत बड़ा प्रश्नार्थ है। इसलिए आप सोचिए, समझिए, और इसको रोकना है तो आप रियल मालिक हो तो प्रूव योर सेल्फ। हम हैं आपके सपोर्ट में, चिंता मत करिए आप। कोई दम मारेगा तो दम मारे को हम दम मारेंगे, आप चिंता मत करिए। एक मैं कंटिन्यूटी में, मैं थोड़ा जिद्दी हूँ आज इस मामले में, आप जानते हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, मैं जो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं इतने सालों से, आपने मुझे 2012 में मैंने जब आपका इंटरव्यू, अगर आपको याद हो, इलेक्शन उस समय का, मैंने आपका इंटरव्यू किया था, अंदर बैठे थे हम लोग, और मैंने आपको पूछा था कि आपके और केशुभाई के बीच में जो कड़वाहट पैदा की थी, इसमें नरेंद्र मोदी साहब का क्या रोल था? आपने कहा था कि हाँ था। फिर केशुभाई को पूछा था, उन्होंने भी आपकी बात की साथ एग्रीमेंट की थी। मैं आज फिर से पूछ रहा हूँ, नरेंद्र मोदी साहब और अहमद पटेल साहब के बीच में मैच फिक्सिंग थी, ये साफ दिख रहा है। आप इस बात से एग्री होंगे? ये जो मैं जो कहता हूँ ना, वो फैक्ट है। मैं ऐसे ही नहीं गप्पा मारता हूँ कि क्या हो रहा है क्या नहीं। मेनली ये जो है उसमें राजीव टोपनो, अहमद भाई साहब इनको ले गए पीएमओ में 2009-2014, आईएएस ऑफिसर। वो आईएएस ऑफिसर सेकंड डे 14 में रिजल्ट आने के बाद नेक्स्ट टू प्राइम मिनिस्टर, PS टू प्राइम मिनिस्टर। आप समझाइए, राजनीति में अपना कोई बोर्ड कॉरपोरेशन भी हो तो उसका कोई आदमी अगर है तो वो प्यून भी बदल देता है। एक ही पार्टी का हो तो ये तो पीएमओ। फिर जो भी और भी बहुत एग्जाम्पल है, ज़्यादा मैं उसमें डीप में जाना नहीं चाहता कि पर्सनलाइज होता है। लेकिन एक एक पार्टी में रहते हैं तो आप आपकी पार्टी का अहित करते हैं, आप वोटर को चीटिंग करते हैं या कार्यकर्ताओं को चीटिंग करते हैं, आप किसको चीटिंग करते हैं?
तो इस पार्टी में क्यों है? छोड़ दी, राजनीति में क्यों है? डर्टी पॉलिटिक्स का मतलब ये डर्टी पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स डर्टी नहीं होता है, पॉलिटिक्स तो पॉलिटिक्स साइंस होता है। राज्य शास्त्र शास्त्र कभी निकम्मा नहीं होता। गंदे लोग राज्य को या पॉलिटिक्स को गंदा करता है। और ये ऐसे बहुत एग्जाम्पल आपको सब जगह मिलेंगे। और ये तो जो है वो गुजरात में दोनों नुमाइंदे गुजरात के थे और दोनों नुमाइंदे पार्टी के मालिक थे, बीजेपी हो या कांग्रेस। ठीक है, अच्छी बात है। जी बाबू, आपने संघ का भी जिक्र किया और राजपा की सरकार के वक्त जो आपने काम किए उसका भी जिक्र किया। आज जब आप पीछे मुड़कर देखते हो तो आपको कहीं ये नहीं लगता कि आपने अगर राजपा का विलीनीकरण नहीं किया होता और राजपा जिंदा रहती, जो बिल्कुल शंकर सिंह वाघेला के मिजाज के अनुसार जो प्रजा हाई कमांड है वो एक नैरेटिव लोगों के बीच में चला गया था, और जो आपने कहा कि किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, शंकर सिंह वाघेला बैठा है, और उस वक्त सारे लोग जो है उससे रिलेट करते थे कि बापू है, तो कार्यकर्ता जो है वो निर्भीक हो गए थे कि बापू है तो कुछ भी कर सकते हैं, किसी को सुनने की ज़रूरत नहीं है। तो आज आपको ये लग रहा है कि राजपा जो है उसका विलीनीकरण नहीं हुआ होता तो आज एक बहुत बड़ा विकल्प जो वैक्यूम यहाँ हुआ है, जो शून्यावकाश हुआ है, उसके अंदर वो विकल्प बन के खड़ा रहता, नंबर एक। दूसरा, आपने जो कहा कि संघ, तो आपने तो काशीनाथ जी, डॉक्टर लक्ष्मण राव इनामदार, अनंतराव काले, उस वक्त का संघ देखा था। आज एक ऐसा संघ है जो मोहन भागवत एक चीज़ कह देता है तो उसको संघ से डिस्कनेक्ट करने लगता है। जो उनकी फोर्स है साधु संत वाली, जो हिंदुत्व का बहुत बड़े ब्रांड एम्बेसडर बनकर निकलते हैं, वो संघ सुप्रीमो को क्रिटिसाइज करने लगते हैं। खुद उनका जो ऑर्गेनाइजर है वो मोहन भागवत की विचारधारा से विपरीत जो है। तो आपको ये लग रहा है कि अब एक ऐसी भाजपा, ऐसा संघ हो गया है जिस पर भी एक व्यक्ति का नियंत्रण है। आपकी जो संघ या भाजपा में भूमिका थी उस वक्त दल से बड़ा जो है व्यक्ति नहीं होता था। अब संघ के भीतर भी जो है नियंत्रण कोई और कर रहा है, दिख रहे हैं हमको संघ सुप्रीमो, जो कभी कभी बहुत अच्छी बातें कर देते हैं लेकिन उसको क्रिटिसाइज किया जाता है। तो आपको ये लगता है कि संघ और भाजपा दोनों को कोई एक जगह से नियंत्रित किया जा रहा है, और आपकी जो राजपा वाली भूमिका थी, आपके जो काम थे जो आज की पीढ़ी को याद नहीं है, उस काम को लोगों के सामने याद दिलाकर और आपका जो वो ओरिजिनल मिजाज था उसके साथ लोगों को जोड़कर आप एक आंदोलन के तरीके से ये पार्टी चलाने की भूमिका आपकी है। क्योंकि आपने जो कहा कि मेरी टीम आपको सपोर्ट करने आएगी, उसका मतलब ये हुआ कि कहीं पर भी अन्याय हो रहा है, कोई नागरिक जो है निर्भीक रूप से खड़ा हुआ है, तो आप क्या ये कह रहे हो कि उसके पीछे हमारे जो कार्यकर्ता है वो खड़े रहेंगे, और प्रजा को एक विश्वास दिलाने की कोशिश है ये मंच कि अब जो है वो मैच फिक्सिंग वाला जो है अब भूल जाइए, अब जो राजनीति होने वाली है वो राजनीति पॉलिटिकल गेम या पावर गेम के अलावा पब्लिक सेंटर पॉलिटिक्स करने आप जा रहे हैं। ये जो आपने कहा 95 में बीजेपी विथ फुल मेजोरिटी 120 सीटें तकरीबन। अब नेचुरली हमने पब्लिकली केशु भाई के लिए, जब केशु भाई को लीडर सिलेक्ट करने थे तो दिल्ली से हाईकमांड आता है नेचुरली। इनको कहा गया था कि मैं केशु भाई के खिलाफ सीएम पद का दावा करने वाला, क्लेम करने वाला हूँ। गलत, बाद में मालूम पड़ा कि ऐसा कहा गया था, और गलत लोगों को एमएलए की जगह भी बैठाए थे। इसका मतलब कि शुरू से कोई प्लानिंग हो रहा था जिसमें हमको डैमेज किया जाए कि ये केशु भाई सीएम बने, वो हमको पसंद नहीं है। बल्कि हमने हर पब्लिक मीटिंग में केशु भाई पटेल आने वाले कल का हमारा भविष्य, ऐसा करके पूरे पूरे गुजरात में केशु भाई ही मुख्यमंत्री, केशु भाई कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हम कोई मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं आए थे। इसके बाद केशु भाई सीएम बने। एमएलए जो प्रजा के नुमाइंदे होते हैं, प्रजा का काम होता है 6 महीने तक मुख्यमंत्री का अपॉइंटमेंट नहीं, हमको भी नहीं, एमएलए को नहीं। हमको मिले नहीं मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन विधायकों को जब मिलना पब्लिक के काम के लिए कोई आएगा, कोई मिलेगा नहीं तो काम कैसे होगा। इन्होंने मिलकर हमको कहा कि बापू ये क्या मामला है। हमने बहुत प्रेशर किया, मिलिए सबको, लेकिन नहीं मिला। तो एमएलए के प्रेशर से 120 में से 105 एमएलए आए, तब जाकर बीजेपी का विभाजन हुआ। इतिहास में मैं नहीं जाना चाहता कोई विदाउट एनी कमिटमेंट टू एनीबॉडी।
ये जो आरजेपी बना वो नेचुरली बीजेपी से आरजेपी बनाने का प्रोसेस, कांग्रेस के साथ बैठकर सरकार बनी। अब सरकार पूरी होने के बाद अगेन जो मैच फिक्सिंग है वो रिपोर्ट, दिलीप परीख थे मुख्यमंत्री, तो एक रिपोर्ट लगाया था कि इलेक्शन में क्या हो सकता है। तो इलेक्शन में कांग्रेस और आरजेपी साथ में लड़े तो बहुमत 100 तक सीटें आ सकती हैं। वर्कआउट नहीं हुआ। मैं दिल्ली गया, प्रणब बाबू थे इनके साथ बैठा, अहमद भाई साहब थे इनके साथ बैठा, लेकिन आखिरी एडजस्टमेंट नहीं हुआ, वजह जो भी हो। फिर हम लड़े तो नेचुरली हारना था। हारने के बाद पार्टी चलानी वेरी डिफ़िकल्ट। प्रेस वाले पैसे, पार्टी वर्कर पैसे, गाड़ी डीजल पेट्रोल मांगे, बाकी चाय पानी ये वो, उसमें हम पहुंच नहीं पाते थे। हमने कोई पब्लिक लाइफ में फाइनेंशियली व्यवस्था नहीं की है, तो पार्टी चलाने के लिए लॉन्ग रन पर वेरी डिफ़िकल्ट। एक दूसरा, अगर इलेक्शन लड़ते हैं तो ये जो रिजल्ट आया वही रिजल्ट आएगा। तो मर्ज करो पार्टी को, बीजेपी को डिवीजन न हो। आरजेपी इंडिपेंडेंट है इसलिए कांग्रेस के लोग ना तो हमने मर्ज कर दिया। मर्ज करने के बाद कभी भी ये भी कहा कि आरजेपी शब्द को याद नहीं करेगा, कांग्रेस मीन्स कांग्रेस। ये हो गया, कांग्रेस का पूरा हो गया। दूसरा जो आप कहते हैं कि जिस हिसाब से आरएसएस, मोहन भागवत संघ से हम राजनीति में आए, अनंतराव जी, वकील साहब, काशीनाथ जी, मतलब कर्मठ थे और इनकी एक एक बात। अब जो सिखाया कि ये सत्ता है, साध्य नहीं है, साधन है। हमको क्यों सिखाया? डिसिप्लिन सिखाया, सेक्रीफाइस सिखाया, लोगों के लिए सेवा करना सिखाया। तो ये मैं समझता हूँ कि क्या आरएसएस का ध्येय सिर्फ सत्ता साध्य ही हो गया? इनके लिए सत्ता ही साध्य है। पैसे, मनी मैटर्स, पैसे ही सर्व कुछ है। सेक्रीफाइस पूरा हो गया। आज बीजेपी का प्रचारक जिसको लोग भगवान मानते थे, वो घर में भी घुसने नहीं देते, वो कहीं जाते भी नहीं। इनका खाना पीना सेक्रीफाइस बंद हो गया। आर्टिफिशियल आरएसएस चल रहा है। जो आरएसएस के एक ही कमरे में 15, 20, 25 लोग सोने वाले थे, इनको भाई एयर कंडीशन रूम, इंडिपेंडेंट अटैच बाथरूम, लिफ्ट जाना आना, एयर कंडीशन गाड़ी बाड़ी, घूम मजा करो। यानी कि आप तो त्याग की बात करते थे, त्याग कहाँ है? भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट में कोई भी सादगी नाम की चीज़, जो आरएसएस का प्रचारक कंधे पर नेपकिन रख के खाने के बाद सो जाता था मस्ती से, जो कोई चिंता नहीं था, वो सादगी वाले मुँह खाते थे वो। अब वो सादगी कहाँ? एक भी जगह कोई भी आरएसएस वाला अगर सादगी की बात करे, व्यक्ति भक्ति, हमको व्यक्ति भक्ति नहीं सिखाई, राष्ट्रभक्ति सिखाई। इनके लिए राष्ट्रभक्ति बाय प्रोडक्ट है, संघ भक्ति। कोई भी अभी जो गड़बड़ देश में चल रही है, आरएसएस का नुमाइंदा को आदेश है, आदेश अगर है तो देश भाड़ में जाए, राष्ट्रभक्ति जाए एक साइड में। पहला आदेश गलत आदेश, कोई व्यक्ति के लिए आदेश गलत हो रहा है, फिर भी बहुत कम लोग ऐसे हैं जो आरएसएस को छोड़कर भी साइड में चले जाते हैं। बाकी तो आदेश 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 में देश के खिलाफ ही निर्णय लेना है, ब्यूरोक्रेट है, वो निर्णय लेगा, आदेश। ये आज हो रहा है। और मैं कोई भागवत जी को पर्सनल में नहीं चाहता, लेकिन आरएसएस ने ही जनसंघ या राजनीति में अपना एक होना चाहिए नुमाइंदा। एबीवीपी में हमारा कोई होना चाहिए, मजदूर संघ में, मतलब कि मजदूर भी हमारा, ये सब संघ परिवार जिसको कहते हैं, वो परिवार अभी है नहीं, पैसे ही परिवार है, सत्ता ही साध्य है, अदानी अंबानी ही मालिक है इनके। अब आप समझिए ये क्या हो रहा है। ये अगर हो, मैं समझता हूँ कि वाजपेयी, अडवाणी जी, जोशी जी के बाद संघ का एक ईरा पूरा हो गया। थोड़ा कोई मानने वाले थे आदर्श को, पूरा हो गया। अब तो 100% एंटी मुस्लिम, एंटी पाकिस्तान, एंटी चाइना नहीं, एंटी मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। और माफ़ करना कोई बच्चियों को बारे में, बहनों के हमारी कहना अच्छा नहीं है, लेकिन मुसलमान को दामाद बना सकते हैं तो मुसलमान को गाली क्यों देते हैं? मुसलमान को, स्टॉन्च हिंदू को लीडर लोग जो गाली देते पब्लिकली, वो अपने मुसलमान को दामाद क्यों बनाते हैं? आप किसको बेवकूफ़ बनाते हैं? यानी कि कथनी और करनी का जो अलग मामला है, कहना, दिखाना और चबाना, ये आरएसएस को बिल्कुल लागू पड़ता है। मैं संघ के खिलाफ कभी नहीं बोला, लेकिन जब मैं देख रहा हूँ कि यार सादगी है नहीं, मज़ा है, मज़ा ऐश करो, कोई कंट्रोल नहीं है। बल्कि बीजेपी का कंट्रोल आरएसएस पर, उल्टी गंगा है, उल्टी गंगा, पक्का उल्टी गंगा।
ऑन रिकॉर्ड आई एम सेइंग, अभी बीजेपी का ही कंट्रोल है, आरएसएस के, आरएसएस ऊपर नहीं, सबके ऊपर, पूरा संघ परिवार जिसको कहते हैं, संघ परिवार। ये नहीं होता तो प्रवीण तोगड़िया को ओवरनाइट आप वीएचपी से निकाल कर रोड पर कर देते। जो डॉक्टर, क्वालिफाइड डॉक्टर, जिसने ज़िंदगी लगाई अपनी, तो ये क्या है यहाँ? इसका मतलब कि आप व्यक्ति भक्ति में आ गए। आप संघ आपका आदर्श नहीं रहा, आपका पावर आदर्श रहा, बीजेपी आपका आदर्श रहा, वहाँ के पैसे आपके आदर्श रहे। क्या हो गया? कहाँ की सादगी? कैसे मकान बने? याद है हमको अपने खानपुर में जो मकान बीजेपी के लिए लिया था तो कुछ था ही नहीं। अब तो आप कमलम में जाइए तो बिल्कुल, और स्ट्रांग रूम में मैं आईटी इनकम टैक्स ऑफिसर को, कहा था खानपुर का कार्यालय जो है आज भी शंकर सिंह के नाम पर है, तो पता नहीं था तो मैंने दस्तक को नहीं, तो कर दिया तो था, कोई मैं ये आता समझना चाहता हूँ कि वो खानपुर में पुराने कार्यकर्ता उससे जुड़े हुए थे, तो क्या खानपुर कार्यालय पर शंकर सिंह वाघेला उनके पुराने कार्यकर्ताओं के साथ कब्जा करने जा रहे हैं? मेरा जो है ना वो प्रॉपर्टी या इसका ये हमारे उसूल, प्रिंसिपल उसूल, व्यक्तिगत नहीं, मैं पॉलिटिकल कब्जे की बात कर रहा हूँ। हम बीजेपी को मतलब रिप्लेस के लिए जरूर जाएंगे। ये पार्टी को रिप्लेस करिए, गवर्नमेंट को हटाइए, गवर्नमेंट बीजेपी को हटाइए। आप स्ट्रांग रूम की बात कर रहे थे कमलम में। कमलम के स्ट्रांग रूम देखिए तो आईटी सीबीआई वहाँ रेड करे, मालूम पड़ेगा क्या है वो। अभी तो गुलाबी नोटें नहीं है, इसलिए अभी जो है ना वो बिल्कुल कॉर्पोरेट हाउस बन गया, जिसमें कोई कार्यकर्ता का योगदान का सवाल ही नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट, हमने तो दरी बिछाई, हमारे बच्चू भाई ठाकर थे, दरी भी बिछाते थे, भाषण भी करते थे। हमारे राजेश ठाकर जी के पिताजी की बात हो रही है। आप बच्चू भाई सोचिए तो, ठाकर, बिल्कुल। भाषण करना है, दरी बिछाना है, लोगों को आना है, आने के बाद फिर अगर कार्यालय में है सफाई करते हैं, कोई आता है बच्चू भाई मिले कि हाँ ठहरिए थोड़ी देर, फिर वो कुर्ता पहने आकर आज आप तो वो काम मैं करता था, अब मैं बच्चू भाई, ऐसा मतलब ये लाइफ थी। इसमें से बीजेपी आज की बनी है, लेकिन ये कल्पना नहीं थी कि वो कार्यकर्ता पराया हो जाएगा, जिन्हें सेक्रीफाइस किया, त्याग किया, मैरिज, उसको मारा जाएगा। ये हो रहा है। एक सवाल और पूछना मतलब बाबू मैं आपसे, क्या ये सच है कि 2010 में एक बहुत बड़ा डोजियर बना था दंगों और एनकाउंटर्स में जो इनकी भूमिका थी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की, उसको लेकर, उस पूरी सरकार को लेकर, और क्या वो एग्जीक्यूट उस पर जो है लीगल एक्शन से रोका गया किसी के हस्तक्षेप? और मेरे पास जानकारी है कि अहमद पटेल ने उसको रोका था, क्या ये सच है? देखिए, मैं पर्सनल तो नहीं करूँगा, लेकिन जिस हिसाब से जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। फर्ज कीजिए कि हम सब ने कहा था कि कुलदीप शर्मा जो आईपीएस ऑफिसर थे, इनको सीबीआई के डायरेक्टर बनाइए, वो ऑनेस्टली काम करेगा, जो भी करेगा। नहीं होने दिया, तो गवर्नमेंट थी तो कर सकती थी। अगर वो होता तो चित्र अलग होता। ये रिकॉर्ड है, और सब लीगल प्रूफ थे। वही तो, वो होते तो अलग होता। इसका मतलब कि कांग्रेस में मैच फिक्सिंग में किसी मेहरबानी थी, ये हो और ये ना हो, डूज एंड डोंट्स, ये करिए और ये मत करिए। अब डॉक्टर मनमोहन सिंह का अब देहांत हो चुका, कल ही हुआ। अब आप बाबू, आपने अटल जी के साथ भी बहुत करीब से काम किया, वो भी एक स्टॉलवर्ट पॉलिटिकल पर्सनालिटी। डॉक्टर सिंह साहब के साथ आप कैबिनेट में मिनिस्टर रहे 5 साल तक, तो आपका तो इन सब के साथ अपने मतलब निजी एक अनुभव रहा है काम करने का। आप कैसे याद करेंगे इनको, क्या श्रद्धांजलि देंगे, और आपके कुछ स्मरण हो उनके बारे में? 91 से मनमोहन सिंह जी ने देश की जो इकोनॉमिकल कायापलट जिसको हम कहते हैं, फाइनेंशियली, वो रीढ़ की हड्डी वही होती है हर देश की, मेन आर्किटेक्ट ये। और जब से वो पब्लिक लाइफ में आए, तब से शुरू में कॉमर्स फाइनेंस इंडस्ट्री, कॉमर्स फाइनेंस इंडस्ट्री, 91 में जब वो मिनिस्टर बने, तब इन्होंने जो फ्री विश्वकरण जिसको हम कहते हैं, काफ़ी कंट्रोल हटा दिए। और 2004 में पहली कैबिनेट मीटिंग मिली, तब इन्होंने पूछा कि किसी को कुछ कहना है, तो एज अ कैबिनेट मिनिस्टर हमने कहा कि मैं आरटीआई, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन और ट्रांसपेरेंसी, ये 2 लफ्ज़ के लिए कानून बनाइए। जो 2005 में आरटीआई का कानून बना, वो कानून गुजरात में हमने किया, और गुजरात से भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आरटीआई के हम पायोनियर हम हैं। और मनमोहन सिंह जी ने अप्रिशिएट किया था, अच्छी बात है। और मनमोहन सिंह जी बोलते थे, पूरी दुनिया सुनती थी, वो मौन नहीं थे, वो समझते थे, बकवास नहीं करना है, कुछ कहना है, इसका मतलब होना चाहिए।
और पूरी लाइफ मास्टरी, वो और मोंटुंग सिंह अहलूवालिया, वो कॉमर्स के सेक्रेटरी भी रहे, अच्छे लोग थे। ये दोनों ने मिलकर देश की इकोनॉमी को आज की पटरी पर, इसलिए मैं 2 दिन पहले मेरा भाषण था यहाँ, नई पार्टी बनाई वहाँ, तब हमने इनको याद किए थे। ये न होते तो रुपया कहीं गुम हो गया होता और एक्सपोर्ट इंपोर्ट हिंदुस्तान का इकोनॉमी का कोई वजूद नहीं होता। तो ये क्रेडिट गोज टू मनमोहन सिंह जी। और ऐसे लो प्रोफाइल, कभी वो पीएम बनने के लिए राजनीति में नहीं आए थे, मंत्री बनने के लिए राजनीति में, इनको धक्का मार के राजनीति में लाया गया, बाय प्रेशर इनको पीएम बनाया गया, कंपलसरी आपको बनना है, ठीक है। मतलब वो जो भी ये थे, इनको तो जितना जितना हम याद करें, देश के जो राजनीति में लोग आते हैं, इनका जीवन चरित्र पढ़ना चाहिए, इनकी लाइफ सोचनी चाहिए, इनकी सादगी देखनी चाहिए, इनका अभ्यास, इनके भाषणों का अभ्यास करना चाहिए। ये अभ्यास से एक नई दुनिया इनको सीखने को मिलेगी। मनमोहन सिंह जी को बहुत बड़ी श्रद्धांजलि ये हो सकती है कि इनके रास्ते पर चले। पार्टी कोई भी, इनके लिए पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं थी, वो तो इकोनॉमिस्ट थे। इकोनॉमिस्ट तो देश का होता है, पार्टी का नहीं होता है। एक सवाल पूछने का मन होता है, जब आपकी सरकार के बारे में सोचते हैं, वो जो 1.5-2 साल वाली सरकार, सनातन सरकार की बात होती है, तब ठाकरे साहब तब तो मैं बड़ा यंग था काफ़ी, और पर मैं क्योंकि पॉलिटिकली एक्टिव था तो मैं काफ़ी फॉलो करता था। तब लतीफ़ जैसे एक बहुत बड़े माफिया का जो हाल हुआ हमने देखा। बापू, आज हम देखते हैं जो कानून व्यवस्था की स्थिति देखते हैं, 10 साल की बच्ची बापू, ये इधर झगड़िया में, उसके साथ जो एक नराधम ने दुराचार किया, उसी के आसपास में एक 72 साल की वृद्धा के साथ ये हुआ। बिल्कुल। और ये किससे, मतलब कानून व्यवस्था की जो हाल हम देख रहे हैं सर, कोई कभी किसी को छुरा मार रहा है, कोई कभी किसी को, पुलिस पे हाथ उठा रहे हैं लोग, पुलिस को मार रहे हैं। बाबू, जब ये सब आप देखते हैं तो मतलब क्या मन में विचार आता है, क्या देखिए, ये जो है ना, आपके लतीफ़ का जिक्र किया, हिंदूवादी पार्टी, बीजेपी हिंदूवादी पार्टी, वो लोग लतीफ़ को पकड़कर ले आए थे जेल में, केस चलाकर निर्दोष छोड़ने के लिए। ऑन रिकॉर्ड मैं कहता हूँ, लतीफ़ को पकड़कर ले आए थे। लतीफ़ पकड़ा नहीं गया था, वो बूथ ऊपर वो फ़ोन करने नहीं आया था, जानबूझकर, मतलब उसको आना है। क्यों आना है? जेल में केस चलाएंगे, आप निर्दोष छूट जाएंगे। ये हिंदूवादी पार्टी, ये मैं जो 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 ये डील थी, और किसी की नियति ऐसी होती है तो मैं उसमें डीप में जाना नहीं चाहता। दूसरा, जो पॉलिटिकल लोग होते हैं, अगर मेरे राज्य में, जहाँ मेरा शासन, मेरी पार्टी का राज्य है, वो आदर्श भगवान का है, दूसरा किसी का वो नकम्मा है। अगर ममता के खिलाफ आप निर्भया करके मोमबत्ती जलाते हैं, ये करते, ट्वीट करते, वो करते, पूरा आरएसएस लग जाता है, बीजेपी लग जाती है। यहाँ लगो ना, कहाँ है आरएसएस के लोग, कहाँ गए? पूरे गुजरात में आरएसएस के सब जगह अगर है तो ये संभालिए ना, फेक लोगों को पकड़िए ना, बोगस डॉक्टर को पकड़िए, पौंजी वाला जो बीजेपी की टोपी, उसका गला पकड़िए ना, ये बच्ची का रैपर, उसको पकड़िए ना। ये नहीं करना है, ये करिए ना। गुजरात में होता है, कुछ नहीं करना है। मतलब ये मर गई वो बच्ची हमारी नहीं थी, वो बुढ़िया हमारी माँ नहीं थी। ये डबल स्टैंडर्ड है, इसलिए आरएसएस का कोई नॉन एंटिटी बन गया, कोई वजूद नहीं है, कोई वजूद नहीं है। अगर वजूद होता है तो ये धंधा करते हैं कि हिंदूवादी कहने के बाद आपको इसको आप छोड़, इनोसेंट छोड़ने के पकड़ के ले आते हैं। और ऐसा कोई बोलता है तो बीजेपी वाला कोई बोलेगा भी नहीं, चू भी नहीं करेगा, हॉस्पिटल भी नहीं जाएगा, इसको घुसने भी नहीं देंगे हॉस्पिटल में। तो चोर तो आप लोग हैं, जिम्मेदारी आपकी है लॉ एंड ऑर्डर संभालना। आपके इतना पावर होने के बाद कोई चू कैसे करे? इतना पूरा कंट्रोल होने के बावजूद 30 साल से एक चक्री शासन, नो अपोजिशन, बिल्कुल लोग ऐश करने चाहिए तो लोग मर रहे, कंप्लेन सब जगह। इसका मतलब देयर इज नो एडमिनिस्ट्रेशन, लोगों को बेवकूफ़ बनाकर बैठ गए, और लोगों को तय करना है। आप बैठे रहना है, खड़ा होना है तो बाबू के साथ आइए, खड़े रहिए, आपको गंवाना नहीं है, यू विल गेट समथिंग। मेरा बाबू, मेरा आखिरी सवाल है कि अब तक गुजरात के अंदर हमने देखा है कि जब आम आदमी पार्टी आई तो उसने कांग्रेस के वोट जो है वो आम आदमी पार्टी में शिफ्ट हुए और सीधा लाभ उसका भारतीय जनता पार्टी को हुआ। दिल्ली के अंदर भी यही मॉडल देखने को मिला। जब आम आदमी पार्टी गई तो बीजेपी के वोट शेयर जो थे वो वहीं पर रहे, जो
कांग्रेस के वोट थे वो आम आदमी पार्टी के साथ चले गए। आप ये जो नया मंच लेके आए हैं उसमें आप कौन सी ऐसी रणनीति बनाएंगे कि जिसके अंदर विपक्ष का जो है वो अविश्वास का जो माहौल है शून्यावकाश है वो तो आपके तरफ शिफ्ट हो, लेकिन उसके साथ साथ 8 से 10% वोट अगर भारतीय जनता पार्टी के जब तक वहाँ पर शिफ्ट नहीं होते तो बीजेपी को नुकसान नहीं होता। तो आपकी कौन सी रणनीति ऐसी होगी कि जिसके अंदर आप विपक्ष का विकल्प तो बने बने साथ में भारतीय जनता पार्टी का जो वोट है उसके अंदर भी आप डेंट लगा सके? ये जो है ना, एज पर एग्जाम्पल जैसे आप आम आदमी का कहा, दिल्ली में 15 साल से शीलाबेन दीक्षित कांग्रेस की पॉपुलर चीफ मिनिस्टर थी और दिल्ली बीजेपी का भी स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बीजेपी की रही। तो आउट ऑफ 67 एमएलए कैसे आप, जो आप पार्टी थी ही नहीं, कुछ नहीं था, अच्छे लोग ब्रांडेड लोग इकट्ठे हुए, इनकी एक इमेज रही, इस हिसाब से फ़ायदा मिला। ऐसे ही कोई भी हो, बीजेपी कांग्रेस हराने के लिए हम न बीजेपी को गाली देंगे, न बीजेपी के नेताओं को गाली देंगे, न कांग्रेस को गाली देंगे, न कांग्रेस को नेताओं, हम पॉजिटिव बात करेंगे। पॉजिटिव बात करने के लिए कि अगर आप खुश नहीं है तो बी विथ अस, हमारे साथ आइए। और साथ लाने के लिए हम नए नहीं है, हमारा परिचय नहीं है, पार्टी नया वो तो अलग बात है, पार्टियाँ तो आएंगी जाएगी, लेकिन लोगों को लगेगी हमारा अनुभव खराब नहीं है तो आइए हमारे साथ, सपोर्ट करिए आपके लिए। हमको ना, हम तो MP बन गए, MLA बने, मंत्री बने, दुनिया भर का कुछ बाकी नहीं रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि भाई लोग कहते कुछ करिए करिए, तो एक अंदर दिल जलता है कि ये क्यों दुखी है। दुखी है तो खुद दुखी है, अगर आपके हाथ में दुख दूर करना है तो आइए हम बैठे। इसलिए इस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे, लोगों का भरोसा प्राप्त करेंगे और ब्रांडेड अच्छे लोग जिनका समाज में स्थान है ऐसे लोगों को बुलाएंगे, इनको MP MLA वो टिकट देकर प्रोजेक्ट करेंगे। आप जाइए, पब्लिक के बीच जाइए, नमस्ते करिए, कहिए वोट दो, लोग वोट देंगे, ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, फिर कंप्लेन का राइट नहीं रहेगा इनका। तो कंप्लेन करते हैं, अभी तो कॉन्ट्रैक्ट का है तो 1000 करोड़ रुपया तो बिचौलिया खा जाएगा, दुनिया भर का लाइए, हमको आपको 1000 रुपये आपको देंगे, हम आपके बच्चे को नौकरी देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे विदाउट एनी फीस, अच्छा हेल्थ के लिए विदाउट 4-10-15 लाख रुपया आकर इनकम है तो जहाँ भी ठीक लाइए, प्राइवेट में जाइए, प्राइवेट स्कूल हो, प्राइवेट हॉस्पिटल, आपका ट्रीटमेंट कराइए, एजुकेशन लीजिए। ये सवाल युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कल ही मैंने इस पर बात की है। बाबू, इसमें अगर आप युवाओं को कुछ बताना चाहे कि आपकी जो पार्टी होगी उसकी क्या पॉलिसी रोजगार को लेकर होगी। देखिए, आउटसोर्सिंग या तो कॉन्ट्रैक्ट यही हो रहा है, परमानेंट जॉब सरकार ने देना बंद कर दिया बाबू। आप सोचिए 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट दे रही है, जो 25 हम जो भी है, हम 5000 से 15,000 रुपये की अनएम्प्लॉय जो भी होगा उसको व्यवस्था कर देंगे। स्टाइपेंड करें आप? स्टाइपेंड तो हम नौकरी ही देंगे, स्टाइपेंड का मौका नहीं आने देंगे, लेकिन अगर नहीं मेल पड़ता है, उसका कहीं नंबर नहीं लगता है तो 5,000 रुपये उसको घर में देंगे, भिखारी नहीं बनने देंगे उसको। कुछ करो, खाओ, आओ हमारे साथ, ये नौकरी करो, वो नौकरी करो, नौकरी की ऑफ़र करेंगे, अगर नहीं जाएगा तो फिर बंद कर देंगे, लेकिन उसको भूखे नहीं मरने देंगे। आज बेकारी जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट पर चली गई। तकलीफ ये है कि कॉन्ट्रैक्ट के विरोध में लोग सत्याग्रह करते हैं, मौका आने पर बीजेपी को वोट भी देते हैं। तो क्यों वोट देते हैं, तो विरोध क्यों करते हैं? ये जो है ना, लोग बीजेपी का विरोध करते हैं, मौका आने पर वोट देते हैं, तो बेवकूफ़ आप है या पार्टी? कौन बेवकूफ़ है इसमें? आपको आपका भला किस में है, तो विरोध क्यों करते हैं सरकार का? भाई जहाँ ज़्यादा लोग विरोध करते हैं, हमारा अनएम्प्लॉयड हमारा बच्चा है, हमने तो नौकरी दी है। पर बाबू, सवाल तो वहाँ फिर एक सवाल है जो मेरे दर्शक चाहेंगे मैं आपसे बिल्कुल पूछूं। मैं लगातार जो है गुजरात चुनाव के बाद तुरंत तो उसी समय से मैं जिस तरह से इसको ऑब्जर्व किया, मैंने बिल्कुल साफ कहना शुरू किया और उसके बहुत सारे प्रमाण हैं और उस पर मैं सिर्फ कहता नहीं हूँ, मैं बहुत सारे एक्सपर्ट्स के साथ, मैं सैम पित्रोड़ा साहब के साथ मैं बैठा, मैं कन्नन गोपीनाथन साहब के साथ बैठा हूँ, मैं MG देव साहब के साथ बैठा हूँ, मतलब सब जो टेक्नोक्रेट हैं और समझदार और पढ़े लिखे लोग हैं जो ये मानते हैं कि चुनाव जो है वो लूटा जा रहा है, लोग नहीं वोट दे रहे हैं बाबू। ये जो आप कह रहे हैं ना कि विरोध करते हैं और वोट देते हैं, एक्चुअली ये नहीं हो रहा है। ये जो समझ में आ रहा है वो ये है कि ये लोग वोट भी नहीं दे रहे। आप देखिए बाबू, 156 सीटें अगर लोगों ने दी होती तो लोग खुद उत्सव मनाते, लोग जो है खुद जो है मिठाइयाँ बांटते। ठाकर साहब, लोग ये नहीं हो रहा है, ना वो हरियाणा में हुआ है, ना वो महाराष्ट्र में हुआ है, तो इसका क्या हल है आपको? चौकन्ना रहना चाहिए। मैंने प्रशांत किशोर जो बीजेपी के साथ भी कंसल्टेंट था, ममता जी के साथ और दुनिया कई सब पार्टी के साथ उसने
मैंने पूछा एक दिन, मैंने बोला ये ईवी का क्या मामला है, इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन का, जी। आप क्या करते हैं? बोला आप तो बीजेपी को भी जिताने में थे, सबको जिताने में लगे। बोला मैं जो वोटिंग मशीन का नंबर होता है बूथ पर, उसका नंबर मैं नोट करता हूँ, कितना वोट पड़ा वो मैं नोट करता हूँ, और कितनी बैटरी है उसमें वो मैं नोट करता हूँ। जब वो मशीन खुलता है तो वही नंबर का मशीन खुला, वो वोट 810,000 में से रहे तो 810 निकले या 800 हो गए या 840 हो गए, तो कैसे हुए? और बैटरी 70% थी तो 90 क्यों हो गई? ये मैं वेरीफाई करके वो मशीन खोलने के लिए मेरा नंबर, जिसका मैं चार्ज लेता था पार्टियों के पास, इनके पास व्यवस्था नहीं है, मैं अपनी व्यवस्था करके ये मैं वेरीफाई करता था, ये सही डबला है जो निकला पाटिया वही है क्या, और वही खुलेगा, टैली होगा तब तो ठीक है। और ये करना है कांग्रेस पर को। चुनाव आयोग तो मना कर रहा है अभी। भाई कह रहे हैं कि जो फिगर्स के अंदर डिफरेंस दिखता है, शाम को 6 बजे एक फिगर, रात को 10 बजे दूसरा फिगर, 2 दिन के बाद लोकसभा के अंदर तो फर्स्ट फेज का जो और बाबू 7 फेज में पता है, मैंने वो खबर ये की नहीं होना, बात सही है, ये प्लानिंग है। 5 करोड़ 13 लाख वोट बटे, बापू ऐसे बढ़ते हैं यही वोट क्या? यही है, इलेक्शन कमीशन तो घर का है इनका। आप जो कह रहे हैं उसमें जो 17C का जो आप बता रहे हैं वो है, वो तो अधिनियम 1961 के अंदर चेंज कर दिया अभी कि जो है सामान्य नागरिक जो है वो- लड़ेंगे इनके साथ? मेरा सवाल ये है। नहीं हम ये जो 3 बातें ध्यान रखना है ना, 810 वोटिंग हुआ तो 811 कैसे हुए या 800 कैसे हुए? वोट बढ़ गए ना, तो या डबले में बढ़ेगा ना, तो क्यों बढ़ा? मत खोलो, बताओ। इलेक्शन कमीशन जिम्मेदारी दे, हमको जवाबदारी दे, रिप्लाई करे कि कैसे हुआ, बताइए। काउंटिंग के वक्त। हाँ, काउंटिंग के समय पर कहाँ जवाब दे रही है इलेक्शन कमीशन? तुम बना जवाब ही नहीं दे रही हो। नहीं, उन्हें खोलना है, उसको रोको वहाँ। पार्टी दम लगाकर आगे गाड़ी नहीं बढ़ेगी, ये सीट का काउंटिंग नहीं होगा, ये गड़बड़ है, प्रूव इट। तो मतलब ये होगा, ये टीम लगा, लट लेकर बैठना है वहाँ, गाड़ी आगे नहीं चलेगी। प्रूव इट। 810 थे तो 900 कैसे हो गए, हमको समझाइए। ये आपका रिकॉर्ड था 810 वाला, ये बैटरी 90% थी, अब 60% 90 कैसे हो, हमको बताइए। ये नंबर का मशीन, ये नंबर का कहाँ आया, ये कहाँ गया नंबर का मशीन? ये तो गड़बड़ होती है, या उसको मतलब पकड़ेंगे। चौकन्ने रहना है और कुछ नहीं। थैंक यू वेरी मच। बातचीत हमारी जो है धन्यवाद, बिल्कुल thank बहुत you। खुल के और बहुत ही शानदार रही। दोस्तों, ये बातचीत हमने आज साक्षात्कार किया शंकर सिंह वाघेला जी के साथ, बहुत खुल के, और उन्होंने एक तो अपनी पार्टी का जो विजन है वो बताया, वो क्यों गुजरात में एक वैक्यूम देख रहे हैं, उस बारे में बात हुई। राष्ट्रीय स्तर पर जो राजनीति हो रही है उस पर भी बात हुई। भाजपा संघ की नीतियां और प्रजा जिस तरह से अभी पीड़ित है, उस सब मुद्दे पे बात हमने की। मैच फिक्सिंग के बारे में आज शंकर सिंह वाघेला जी ने बिल्कुल खुल के बात की है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो साक्षात्कार है उससे बहुत कुछ जानकारियाँ मिली होंगी, ये आपकी जानकारी में वृद्धिदायक रहा होगा। तो जैसा भी लगा हो आप हमको कमेंट करके ज़रूर से बताइए। और अगर आपको ये साक्षात्कार अच्छा लगा है तो फिर इस वीडियो को आप लाइक करें, इसकी जो लिंक है इसको आप हो सके उतना शेयर करें, और ये जो हमारे चैनल हैं मयूर जानी ऑफिशियल और द गुजरात रिपोर्ट, आप दोनों को सब्सक्राइब करें, अपने आसपास के लोगों से करवाएं। और हम तो बापू से भी एक रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भी थोड़ी अपील कर दें हमारे लिए, तो कुछ ज़्यादा ही थोड़ा हमारा, क्योंकि आपके चाहने वाले बहुत हैं। हम अपील सबको विनंती करते हैं कि अच्छी चीज़ जो भी हो उसको स्वीकार करिए, और लोगों के दिलो दिमाग तक बात पहुँचे, इसके लिए ये माध्यम आपको अच्छा लगता है, ये माध्यम आप खुद का ऐसा मानकर शब्द का चलाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।